हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण की वजह से, तो आज से आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू होती हैं और आज हम सीटीबी का क्लास कंटिन्यू करते हुए। और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और बाकी क्लासेस जो हैं आपकी सेकंड पेपर की, वो आपकी 15 तारीख के बाद से सारी स्टार्टेड हो जाएंगी। ठीक है, तो 15 तारीख तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा काम में मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ फ़िलहाल। सीडी पीडीएफ और नोट्स ई बुक और मॉडल पेपर सीटेट का प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ़िलहाल क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, ये विचार किसका है। ये कहता है कि बेटा देखो, सीटेट में अमूमन ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जब आ गया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि नॉलेज मिलना अच्छा ही होता है, बेकार तो कभी जाती नहीं है। तो आपका ये टेट में ज़रूर काम में आएगा, सुपर टेट में ज़रूर काम में आएगा। तो बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, ये विचार किसका है। लावेल तथा मार्केल का है, स्पाइकर तथा इरविन का है, फिशर तथा यम्बा का है, या टर्मन का है। तो ये जो आपका कोटेशन है वो आपका स्पाइकर तथा इरविन का है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बाल केंद्रित कक्षा क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, यानी कि दोनों की भागीदारी होती है इसमें। ना ही शिक्षक सर्वे सर्वा होता है, ना ही बालक सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक बालकों का सहयोगी यानी कि सेवक यानी कि मार्गदर्शक के रूप में होता है, तथा वे बच्चों के साथ घुल मिलकर बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करके सहायता प्रदान करता है। और बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बालक का बेटा क्या करना होता है, इसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है बेटा, सर्वोन्मुखी। क्या बेटा, सर्वोन्मुखी विकास है। इसलिए शिक्षक को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालक की अधिकाधिक सहायता करनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन अब देख लेते हैं। कहता है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, ऐसा नहीं है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता है, नहीं। शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित होता है, बिल्कुल। एक बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम जो होता है शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। नहीं, ये गलत है कि छात्रों की भूमिका निर्भर निष्क्रिय है। कहता है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, तो आपको तीसरे का आंसर बताना है। कहता है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा कहता है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक और एक नीचे है। ठीक है, वो बाद में बताते हैं। फिलहाल आपको तीसरे का आंसर देना है। देखो, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने दिया, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और जो थॉर्नडाइक थे हमारे कैसे हैं, ये व्यवहारवादी हैं। कैसे हैं, व्यवहारवादी हैं। कैसे हैं बेटा जी, व्यवहारवादी हैं। ठीक है, व्यवहारवादी है। इनके अनुसार क्या है कि बुद्धि कई तत्वों का क्या होती है, समूह होती है। बहुकारक सिद्धांत क्या कहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि जो होती है कई तत्वों का क्या होती है बेटा, समूह होती है, तथा प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता क्या होती है, निहित होती है। उनके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई संकल्पना नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया आपका, नहीं। ठीक है, बल्कि बुद्धि स्वतंत्र एवं विशिष्ट योग्यता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता क्या होती है, निहित होती है। ठीक, क्वेश्चन 4 कहता है कि क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज किससे संबंधित है। कहता है मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता से, या अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से, या पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। तो चौथा को बताना है आपको कि तरल तथा ठोस ये जो क्रिस्टलाइज होता है ये क्या होता है, तरल तथा ठोस या क्रिस्टलाइज। तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम या तो तरल बोलेंगे, या हम ठोस बोलेंगे, या
सॉरी तरल तथा ठोस या क्रिस्टलाइज सिद्धांत को कैटल महोदय ने दिया था। किसने दिया था बेटा? कैटल ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि इसके अनुसार तरल वंशानुक्रम कार्यकुशलता पर आधारित होता है। जो तरल होता है वो किस पर होता है? वंशानुक्रम पर आधारित होता है, सामान्य योग्यता है। जबकि ठोस की तरह की सामान्यता योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होता है। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझना है? जो तरल होता है आपका वो किस पर आधारित होता है? वो वंशानुक्रम पर होता है। जबकि जो ठोस होता है वो वातावरण पर। बस इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है बेटा, तो और ऑप्शन क्या होगा? मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो अनुभव, मानसिक विकास, देखो ये तो नहीं होगा। पठन विकार संबंधित विकार नहीं है, व्यवहार संबंधी विकार को दूर करने में भी नहीं है। मैंने भी आपको बताया कि अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। ठीक है बेटा, कहता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल एक ही कक्षा में जो निष्पादन होता है अलग अलग होता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? कहता है शिक्षार्थियों की बुद्धिलब्धि में अंतर हो सकता है, शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा में अंतर हो सकता है, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर हो सकता है, या शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर हो सकता है। ठीक है, ये 15 नहीं होगा बेटा, ये 5 होगा आपका। देखो होता क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि जो क्षमता होती है वो कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन अलग अलग होता है, अतः प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक ही विद्यार्थी की बुद्धि क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? ये याद रखना है, क्या नहीं हो सकता? बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? कहता है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार नहीं हो सकता है, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना नहीं चाहिए। तो 6 का आपको आंसर बताना है। देखो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार देना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। देखो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है पहले बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बालकों के व्यवहार एवं उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अनुसार होता क्या है कि बालक मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। अध्यापक द्वारा बालकों पर ध्यान देना तथा प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं को समझना, ये भी उत्तर ठीक है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, हमसे गलत वाला पूछा है। तथा प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं को समझना, ये भी उत्तर ठीक है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा, हमसे नहीं पूछना। इत्यादि आता है। विद्यालय में ये संभव नहीं है कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर शिक्षक ध्यान दें। ठीक है, कहते हैं प्रत्येक बालक पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। पृथक रूप से बेटा ध्यान दिया जाना चाहिए। क्यों? अगर आप सबको एक साथ पढ़ाएंगे तो कोई सामान्य बुद्धि का होगा, कोई कुशाग्र बुद्धि का होगा, कैसे समझ पाएगा? पृथक के रूप में आप अलग होना नहीं है, पृथक का मतलब यहाँ पर पृथक रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन पृथक रूप से ध्यान देना चाहिए। यानी कि एक ही कक्षा में, समावेशी कक्षा में सब लोग बैठे हुए हैं, कोई कम बुद्धि का बच्चा है तो उसको सरल सवाल देना है और दूसरे वालों को थोड़ा कठिन सवाल देना है, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है। तो यहाँ पर अलग करके ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, कहता है अधिगम पर वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था तक पड़ता है, किशोरावस्था तक पड़ता है, बाल्यावस्था तक पड़ता है, संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। देखो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है सीखना, ये तो सभी को पता है। ठीक है, क्या होता है? सीखना। सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है बेटा? जीवन पर्यंत चलती है, पता है ना, जो बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर अंतिम अवस्था तक चलती है। अधिगम पर वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का जो प्रभाव होता है बेटा संपूर्ण जीवन तक चलता है, क्योंकि सीखना क्या होता है? हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला क्या प्रभाव है। कहता है उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगते हैं, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। ठीक है, छात्राओं की मनोदशा पर बताना है क्या होता है। ऑप्शन नंबर 8 का आपको उत्तर बताना है। देखो लैंगिक भेदभाव एक प्रकार की, बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लैंगिक भेदभाव है एक बार की क्या है, सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है, सामाजिक। लैंगिक भेदभाव का अर्थ होता है कि लिंग के आधार पर लड़के तथा लड़कियों में अंतर करना। ठीक है, इसके कारण छात्राओं की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब ये कहना है कि लड़कियां मैथ नहीं ले सकती, साइंस साइड नहीं ले सकती, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती, लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, लड़कियां केवल इंटर तक पढ़ेंगी, लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती, ये एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है कि छात्राओं की मनोदशा पर बेटा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ता है तथा यथा विद्यालय स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के प्रति भेदभाव अपनाया जाता है। ये सब सामाजिक संरचना है बेटा। तो इससे छात्राओं का मनोबल टूटने लगता है, उससे विद्यालय जाने का मन नहीं करता तथा पढ़ाई के प्रति अभिरुचि कम होने लगती है, यानी कि रुचि कम होने लगती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको एक यही दिख रहा है कि उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। ये क्यों नहीं करता ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है वो छात्र जिन्हें है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहता है क्या है, प्रमस्तिष्क धात है, पठन वैफल्य है, गुणज वैफल्य है, गतिमान दिव्यांगता है। तो 9 का आपको आंसर बताना है। देखो एक इन्होंने टैग वर्ड दे दिया, यहीं से हमें पढ़ना है कि पाठ पढ़ने और पढ़ने संबंधी विकार जो होता है पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया होता है आपका। ठीक है, और आपका जो डिस्कैलकुलिया है जिसे हम गुणज वैफल्य बोलते हैं, ये गणित से संबंधित विकार है आपका। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा का एक बच्चा समस्या को समझने में प्रयास कर रहा है, तो आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन समझते हैं कि आपकी कक्षा का एक बच्चा है, किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, यानी कि समस्या को समझ रहा है, यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति पाई जा रही है। कह रहा है बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है तभी तो समझ रहा है। अगर 70 से कम होगी तो सोचने की क्षमता ही नहीं होगी, और सामान्य सोच वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा वैज्ञानिक सोच वाला होगा। बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है बेटा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी और लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएं।